गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था बाष्पोत्सर्जन। मैंने बाष्पोत्सर्जन के बारे में आपको बताया क्या है, क्यों जरूरी है, क्या क्या इसकी हानियां हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, कौन कितना पादप बाष्पोत्सर्जन कैसे करते हैं, रंध्र क्रियाविधि क्या है। ये संपन्न होने के बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनरल्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ठीक है, खनिज अथवा अकार्बनिक पोषण। पहली बात तो खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं। पहला टॉपिक आता है इसमें खनिज। खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं। देखिए, मृदा के अंदर, भूमि के अंदर जो मिनरल्स या जो अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, आपके खनिज कहलाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं खनिज कहलाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मृदा के अंदर, मृदा के भीतर पाए जाते हैं, इन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, मृदा के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ जो है वो खनिज कहलाते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई ये क्या है, खनिज अथवा अकार्बनिक पोषण इसे कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं हम, और ये क्यों आवश्यक है। देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में उपस्थित ये अकार्बनिक पोषक बहुत आवश्यक होते हैं। देखिए, पोषक तत्व जो है कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक तथा कार्बनिक पोषक तत्व, और दूसरा है आपका अकार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, दोनों प्रकार के पोषक तत्व हैं। वे पोषक तत्व, वे पादप या वे जंतु या वे जीव जो दोनों प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, दोनों प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो जो होते हैं परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परपोषी। पूर्ण रूपेण जो है अन्न पर आश्रित रहते हैं, और वो केवल जो अपने जीवन के लिए केवल अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें हम स्वयपोषी कहते हैं। वे जीव या वे पादप जो केवल और केवल अकार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्व के रूप में उपयोग लेते हैं उन्हें हम स्वयपोषी कहते हैं। और स्वयपोषी हम जानते हैं कि पादप जो होते हैं वो सबके सब होते हैं, वो स्वयपोषी होते हैं। अर्थात जो है पादप जो है अकार्बनिक पोषक तत्वों का ही मृदा से उपयोग करते हैं, अन्य का नहीं करते। ठीक है, ये विभिन्न वैज्ञानिकों ने बताया। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जॉन मेयो, इन्होंने बताया कि भूमि में सोरा मिलाने से, ठीक है, भूमि में साल्ट मिलाने से या लवण मिलाने से जो है पौधे की वृद्धि में सुधार होता है। किसने बताया था, ये जॉन मेयो ने। जॉन मेयो ने बताया कि भूमि के अंदर या मृदा के अंदर सोरा मिलाने से, ठीक है, जैसे साल्ट कहते हैं, ठीक है, साल्ट मिलाने से क्या होता है, जो पादप जो है उसमें वृद्धि होती है। पादप में क्या होती है, पादप में वृद्धि होती है। अर्थात पादप के लिए पोषक तत्व जो है लवण जो है वो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, एक जॉन वुडवर्थ, एक साइंटिस्ट थे जॉन वुडवर्थ। जॉन वुडवर्थ इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पादप जो होते हैं, कि बहुत सारे पादप जो होते हैं वो पुदीना के पौधे या अन्य जो है पुदीना के पौधे को नदी के जल या अन्य किसी वर्षा के जल या कीचड़ के जल में उगाया तो देखते हैं कि 77 दिनों तक उगाए रखा, और देखते हैं जो कीचड़ में उगा हुआ पादप है या पुदीना है उसकी वृद्धि जो है अन्य पौधे जो है जहां हमने अन्य जगह उगाए थे उन पौधों से अधिक तीव्र है। अर्थात कीचड़ में पादप ने बहुत तेजी से वृद्धि की। इसका मतलब कीचड़ के अंदर उपस्थित मिनरल्स जो थे उनकी मात्रा अधिक थी। इसने बताया, वुडवर्थ ने बताया। तो ये कीचड़ में जो पादप उगे थे, कीचड़ में उगे हुए पादप जो हैं उनकी वृद्धि क्या थी, तीव्र थी। ठीक है, अर्थात उनमें वृद्धि हुई, अच्छी वृद्धि हुई। ठीक है, अर्थात कीचड़ में जो है मिनरल्स की मात्रा जो है वो अधिक थी। ठीक है, उसके बाद लिविंग और डिसेंसर, दो साइंटिस्ट थे लिविंग और डिसेंसर। इन्होंने बताया कि पौधे मृदा में अंतर्निहित खनिजों पर निर्भर रहते हैं। लिविंग और इन्होंने बताया सेंसर और लिविंग ने बताया, सेंसर तथा लिविंग ने बताया पादप जो होते हैं, पादप जो है मृदा में उपस्थित जो खनिज तत्व होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं मृदा में उपस्थित अंतर्निहित या मृदा में उपस्थित खनिजों पर निर्भर होते हैं, खनिजों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अर्थात मृदा में अंतर्निहित खनिजों पर निर्भर होते हैं। अर्थात पादप जो होते हैं, मैंने बताया कि पादप जो होते हैं मृदा में जो अंतर्निहित खनिज है उन पर जो है निर्भर रहते हैं, इनकी वृद्धि जो है इन खनिजों पर निर्भर करती है। ठीक है,
अब पादप जो है दो प्रकार के खनिज पादप जो है, तो पादप में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो मृदा से द्वारा ये जो तत्व हैं ये मृदा के द्वारा पादप में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इन पादपों की इन तत्वों की ये पहचान जो है अनिवार्य तत्वों के रूप में हुई, अनिवार्य आवश्यक तत्व। ठीक है, इनकी पहचान जो हुई दो प्रकार तत्वों में हुई, एक तो आवश्यक तत्व, ठीक है, अनिवार्य तत्व, एक जो है अनावश्यक तत्व मतलब सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। ठीक है, तो देखिए तत्व जो है पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पौधों में पाए जाने वाले तत्व, पौधों में पाए जाने वाले तत्व। ठीक है, अब देखिए पादप में जो है विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पादप में लगभग जो है 150 प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं, जिनमें से 60 प्रकार के तत्व तो पौधों में ही पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 60 प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें पौधों में पाए जाने वाले दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो आवश्यक तत्व और एक है अनावश्यक तत्व। इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, आवश्यक तत्व और दूसरा है अनावश्यक तत्व। दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आवश्यक तत्व जिनकी पादप को में नेसेसरी होता है कि पादप को होगा तभी पादप ग्रोथ करेगा। ठीक है, दूसरा है आपका अनावश्यक तत्व, इनकी जरूरी नहीं है कि पादप में ये उपस्थित हो। ठीक है, पौधों में 16 प्रकार के आवश्यक तत्व जो है तत्वों को जो है आवश्यक तत्वों की श्रेणी रखा गया है। 16 प्रकार के तत्व जो है 16 तत्वों को आवश्यक श्रेणी में रखा गया है। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्रधान तत्व, इनके दो भाग हैं। ठीक है, एक तो प्रधान तत्व और एक है आपका अप्रधान तत्व। मतलब एक तो वो तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो अप्रधान तत्व कहलाते हैं, एक वो तत्व जिनकी पादप को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रधान तत्व कहते हैं। देखिए प्रधान तत्व कौन कौन से हैं आपके? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या बोलते हैं नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, ये तत्व आते हैं प्रधान तत्व में। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, कितने हुए? 5। उसके बाद है आपका पोटेशियम, सल्फर, पोटेशियम, सल्फर। ठीक है, और उसके बाद पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका आता है मैग्नीशियम के बाद में आता है कैल्शियम, सी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के तत्व जो हैं वो प्रधान तत्व हैं। इसमें जो है Fe और बोरॉन ये जो तत्व होते हैं इन्हें मध्यवर्ती तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती। अर्थात जो है पादप को जो है इनकी बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी मात्रा जरूरी नहीं होती, दोनों के बीच की मात्रा आवश्यकता होती है। इन्हें अप्रधान तत्व रखते हैं वैसे, लेकिन ये जो है प्रधानों में गिनती होती है और अप्रधान में गिनती होती है। तो दो तो ये हो गए यहाँ पे कौन कौन से? फेरस, फेरिक और एक बोरॉन। ठीक है, उसके बाद जो है मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल और क्या बोलते हैं जेड, जिंक, मोलिब्डेनम, जिंक, मोलिब्डेनम। ठीक है, कितने हुए? 4 और 6। ठीक है, उसके बाद एक है आपका क्लोरीन, Cl। ठीक है, ये जो तत्व हैं ये तत्व जो है आपके अप्रधान तत्व या सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। तो Fe और बोरॉन जो है उसको उन्होंने मध्यवर्ती क्यों कहा? क्योंकि ये जो है ज्यादा कम मात्रा में मिलनी चाहिए और अधिक मात्रा में मिलनी चाहिए, दोनों जो है वो एक निश्चित मात्रा में चाहिए। इन्हें क्या कह दिया उन्होंने? मध्यवर्ती भाग कह दिया। ठीक है, तो प्रधान तत्व कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, और जो है जो Fe है इसको उन्होंने क्या कर दिया? दोनों भागों में दिया बोरॉन ने Fe को। उसके बाद मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन ये है जो है क्या कह दिया? सूक्ष्म मात्रिक तत्व कह दिया। ठीक है, अर्थात जो है इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इन जो है इनकी जो है वो अधिक मात्रा में, कम मात्रा में और इनकी जो है वो अधिक मात्रा में पादप को आवश्यकता होती है। ठीक है, सेक्स और नॉक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इनके अध्ययन किया और लघु पोषक तत्वों का तो ज्ञात नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो है अन्य तत्व जो है उनके बारे में उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में बताया। ठीक है, अब खनिज लवणों के कार्य क्या होते हैं भाई? खनिज लवण कार्य क्या करते हैं? ये सारे पादप हैं, ये कार्य क्या करेंगे इन पादपों में? तो नेक्स्ट टॉपिक आता है खनिजों तथा लवणों की सामान्य कार्य।
नेक्स्ट है खनिज तथा लवणों के सामान्यीकरण। खनिज तथा लवणों के सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण मतलब क्या क्या है? तो देखिए नंबर 1 पहले बताता है इसमें जटिल कार्बनिक अणुओं के घटक। जटिल कार्बनिक अणुओं के घटक हम सभी जानते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन से आपके जो है कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं? CHO जो होते हैं, CHO ये जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं उनका निर्माण करने में जो है ये काम आते हैं। और कई के अंदर जो है इनका NPS, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर ये भी जो होते हैं ये भी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। किस निर्माण में? प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, और जो है आपका एक मैग्नीज और कैल्शियम पेक्टेट जो होता है ये भी पर्णहरित के निर्माण में सहायता करते हैं। मैग्नीशियम तथा कैल्शियम ये भी क्या करते हैं? आपके पर्णहरित के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं वो पर्णहरित के निर्माण में सहायता करते हैं। NPS जो है वो किसमें करते हैं? प्रोटीन निर्माण में करते हैं। और CHO जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा इत्यादि निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परासरणी विभव। अब देखिए परासरणी विभव क्या है? मैंने आपको सब शुरुआत की थी हमने, तो मैंने आपको बताया था परासरणी विभव किसे कहते हैं, परासरणी दाब क्या होता है। तो देखिए परासरणी विभव, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें परासरणी विभव। इसमें क्या है? देखिए कोशिका रस का परासरण दाब मुख्य रूप से अकार्बनिक लवणों के द्वारा ही उत्पन्न होता है। कोशिका रस में जो परासरणी दाब होता है या ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है किसके द्वारा? खनिज लवणों के द्वारा, खनिजों के द्वारा परासरणी दाब उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है क्या है, मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो जो है उसकी सांद्रता भी बढ़ जाती है, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये परासरणी दाब भी क्या करते हैं? ये लवण जो है वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन तंत्र जो है आपने देखा होगा। Fe और Cu, Fe और Cu जो है वो आपके +2 और +3 के उसमें पाए जाते हैं। किस +2 और +3 संयोजकता के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन जो है होते रहते हैं। ठीक है, कई खनिज पदार्थ जो है वो विषैला पदार्थ डालते हैं। ठीक है, पारगम्यता के लिए जो है कई पदार्थ जो होते हैं वो पारगम्यता के लिए होते हैं। जैसे Ca+ आप पारगम्यता को बनाए रखने की आवश्यक होता है, हमने पढ़ा था उससे पहले। कोशिका भित्ति पर Ca जो है कैल्शियम जो है वो पारगम्यता के लिए आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उत्प्रेरक प्रभाव डालते हैं, कई जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? उत्प्रेरकी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका इनके जो है लवणों के सामान्य कार्य क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है इसके अंतर्गत जो है खनिज तत्वों के अध्ययन की विधियां। ठीक है, खनिज तत्व का अध्ययन कैसे करेंगे भाई? नेक्स्ट है खनिज तत्वों के अध्ययन की विधियां। भाई इनका अध्ययन कैसे करें? खनिज तत्वों का अध्ययन कैसे करेंगे? विधियां कौन कौन सी? तो नंबर 1 है इसमें भस्म विश्लेषण। देखिए भस्म किसे कहते हैं? जब पादप की राख जो होती है, पादप को पूर्ण जला करके उसकी जो राख बचती है उस राख को भस्म कहते हैं। उसका विश्लेषण क्या करेंगे कि भाई जो राख बची हुई है उस राख में वही तत्व उपस्थित होते हैं जो खनिज मृदा से लिए गए तत्व उसमें पाए जाते हैं, अन्य तत्व जो उसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, उच्च तापक्रम पर जब किसी पादप को लगभग 600 सेंटीग्रेड तापमान पर जब किसी पादप को रखते हैं उसी क्या बन जाती है? भस्म बन जाती है। ठीक है, और भस्म में वही पदार्थ उपस्थित होते हैं जो क्या है, जो पदार्थ खनिज से प्राप्त होते हैं या वो पदार्थ जो केवल मृदा से प्राप्त होते हैं। अन्य जो पदार्थ हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये CO2 जल वाष्प के रूप में विलीन हो जाते हैं। इनमें से नाइट्रोजन तत्व की पहचान भी इस विधि द्वारा नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है? वायुमंडल में चली जाती है, लेकिन पादप चूंकि उसे कहां से प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन के बारे में इसके ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संवर्धन माध्यम, संवर्धन प्रयोग। नेक्स्ट है आपका दूसरी विधि है इसमें संवर्धन प्रयोग।
संवर्धन के माध्यम से कैसे पता लगेगा भाई संवर्धन प्रयोग क्या है? तो देखिए संवर्धन माध्यमों के अंतर्गत पौधों की खनिज पोषकों के कृत्रिम माध्यम में इसके माध्यम से उगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं पादपों को संवर्धन माध्यम पर कृत्रिम रूप से उगाया जाता है, अर्थात जो पादपों को संवर्धित किया जाता है कृत्रिम रूप से। ठीक है, ये हुम ने कुछ सिद्धांत लगाए, उसके बाद नॉक और सेक्स ने इसको प्रस्तुत किया। संवर्धन माध्यम का आयोजन मुख्यतः निम्न बात जानने के लिए किया जाता है। नंबर 1 खनिज पोषकों की अनिवार्यता, कि भाई पादप के लिए इन खनिज पोषक तत्वों की अनिवार्यता है, अर्थात पादप इनके अभाव में जिंदा नहीं रह सकते। पहली चीज तो इसके माध्यम से ये पता लगा सकते हैं। दूसरी है पादप के अंदर जो है इसकी शरीर क्रिया विज्ञान में जो आवश्यक तत्व है, मैंने भी बताया था, आवश्यक तत्व जो है उनकी अनिवार्यता क्या है। ठीक है, उनका उपयोग पादप कर रहे हैं और उसका उपयोग क्या हो रहा है, अनिवार्यता क्या है, कमी कि जब जिस तत्व की कमी है उस तत्व के कारण से पादप में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इस प्रकार से जो है वो हम पादपों के अंदर में संवर्धन प्रयोग के द्वारा ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, संवर्धन जो है दो प्रकार का संवर्धन जो है माध्यम जो है दो प्रकार का होता है। नंबर 1 विलयन अथवा जल संवर्धन और दूसरा है बालू का संवर्धन। नंबर 1 है आपका विलयन या अथवा जल संवर्धन। नंबर 1 है आपका विलयन या जल संवर्धन, विलयन या जल संवर्धन माध्यम, विलयन या जल संवर्धन माध्यम। ठीक है, अर्थात जो है कैसा होगा, विलयन मीन्स एक जो है क्या होगा, इसमें मृदा की मात्रा नहीं पाई जाएगी। क्या नहीं पाई जाएगी, मृदा नहीं पाई जाएगी, अर्थात मृदा विहीन जो माध्यम होता है अथवा उसे जल संवर्धन माध्यम भी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, इस विधि में आवश्यक खनिज पोषकों युक्त विलयन में पौधे को सीधे उगाया जाता है। इसमें कहते हैं आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति में पौधों को सीधे उगाया जाता है। ठीक है, सीधे उगाया जाता है तो मतलब जो आवश्यक तत्व है उनको लेकर के और जो सीधे उगाया जाता है, इस विलयन को जो है पोषक विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इस विलयन को, पोषक विलयन कहते हैं। अर्थात इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो उपस्थित होते हैं और क्या कहलाता है आपका पोषक विलयन कहते हैं। ठीक है, जब इसमें किसी एक तत्व की कमी हो, इस पोषक विलयन में जब किसी एक तत्व की कमी हो, ठीक है, ऐसे को हम कहते हैं न्यूनकृत पोषक विलयन। क्या कहते हैं इसे, न्यूनकृत पोषक विलयन। ठीक है, जब किसी एक तत्व की उसमें कमी हो इसे हम न्यूनकृत पोषक तत्व कहते हैं। और जो है इसका आसानी से पता लगाया जाता है कि पादप में इसकी कमी से कौन सा रोग जो है या क्या पादप के अंदर क्या परिवर्तन दिख रहा है, इसको हम जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, इसका पता लगाने के लिए क्या किया भाई, कैसे पता लगाएंगे न्यूनकृत पोषक तत्व। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, अब प्रयोग में क्या किया, इन्होंने जो है 6-7 पात्र लिए। कितने लिए, 7 पात्र लिए। ठीक है, कितने लिए, 6 से 7 पात्र ले लिए। ठीक है, अब पात्र लेकर के इन्होंने क्या किया, एक को ले लिया इसमें पूरा संवर्धन माध्यम जो है उपस्थित हो, पोषक तत्व सभी पोषक तत्व क्या हो उपस्थित है, सभी पोषक तत्व हो। दूसरे में क्या किया इन्होंने, सीयू की कमी। तीसरे में क्या किया इन्होंने, एन की कमी। ठीक है, चौथे में क्या किया इन्होंने, Cl की कमी। पांचवें में क्या किया इन्होंने, पोटेशियम की कमी। इस प्रकार से जो है इन्होंने विभिन्न जो है पादपों को ले लिया। एक में ले लिया इन्होंने Ca की कमी। इस प्रकार से जो इन्होंने क्या ले लिया, सभी जो है उनको ले लिया। ठीक है, एक में इन्होंने सबको ले लिया। अब इन्होंने लेकर क्या किया, पादपों को इसमें उगाया। ठीक है, पादपों को इन्होंने उगाया, इन्हें न्यूनीकृत विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, न्यूनीकृत विलयन कहते हैं। इन्होंने देखा कि पादप जो है इसमें उगने वाला पादप जो है बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, इनमें उगने वाले पादपों में कुछ ना कुछ कमी पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, कुछ ना कुछ कमी पाई जा रही है। अर्थात इन विलयनों में उगने वाले पादप जो है वो उनमें न्यूनीकृत विलयन है, इनमें कोई भी कमी पाई जा रही है।
इनको देखकर इन्होंने पहचाना कि फला पोषक तत्व की कमी से इसमें फला जो है रोग उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से इन्होंने इसका अध्ययन किया। अब बिलियन कैसे बनाएंगे, बिलियन किसमें लेंगे? इन्होंने क्या है, बिलियन को कांच के पात्र अथवा पॉलीथीन की बोतलों में रखा। यहाँ पर अब क्या हुआ, इन्होंने इसमें रखा तो अशुद्धि की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, जब हम कांच के बिलियन पढ़ते हैं तो अशुद्धि की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इन्होंने क्या किया, संवर्धन माध्यम के लिए जो है ना बिलियन के लिए बोरोसिलिकेट कांच अथवा प्राकृतिक पॉलीएथिलीन जो है उसका उपयोग किया। अब क्योंकि इनमें भी क्या रहती है, संदूषण के चांस रहते हैं, इसलिए बोरोसिलिकेट पात्रों में इन्होंने बोरॉन तथा पॉलीथल के पात्रों में एमओ और सीओ का लेप कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, इनमें जो है इनका लेप करने के बाद इन्होंने इनकी अशुद्धियों को दूर कर लिया। फिर भी बहुत सारी संभावना रहती है कि इनमें अशुद्धि रह जाए, इसलिए इनका आसानी से पता नहीं लगा सकता। लेकिन बोरोसिलिकेट जो होता है या पॉलीएथिलीन जो होता है उसमें रखने से बिलियनों का जो है वो संदूषण संभावना कम होती है। ठीक है, अब जो है इन्होंने किया क्या, वही प्रोटीन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, पहली बात तो पारदर्शी पात्रों को काले कपड़े से ढक दिया, जिसमें क्या नहीं हो, शैवाल या अन्य पादपों की ग्रोथ, जो जलीय पादप हैं उनकी ग्रोथ ना हो, इसलिए क्या करते हैं, इनको काले कपड़े से ढक दिया। ठीक है, बीज पत्रों में चूंकि पर्याप्त भोजन होता है इसलिए बीज पत्रों क्या कर दिया इन्होंने, पूरी तरह से निकाल दिया। ठीक है, हटा दिया। समय समय पर इसकी पीएच, जो बिलियन है इसकी पीएच को चेक करते रहे। समय समय पर संवर्धन माध्यम जो है उसमें हम क्या रहे, बिलियन को बदलते रहे। ठीक है, पात्रों को अनुकूल तापक्रम, प्रकाश और वातावरण में इन्होंने रखा और हमने देखा कि फला पादप में फला पोषक तत्व की कमी से फला रोग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये जो है हमने इसका बिलियन संवर्धन माध्यम का अध्ययन किया। दूसरा आता है आपका बालू संवर्धन, ये तो होगा बिलियन संवर्धन। दूसरा है आपका इसमें बालू संवर्धन माध्यम, दूसरा है बालू संवर्धन माध्यम। ठीक है, इसमें क्या लिया इन्होंने, सिलिका ली, इसमें बालू मतलब मृदा ली। ठीक है, इस विधि को कांचित पात्रों में उगाया जिसमें निर्जमीकृत काउटर अथवा सिलिका भरा होता है। ठीक, क्या भरा होता है, सिलिका भरा होता है। ठीक है, निर्जमीकृत काउटर या निर्जमीकृत काउटर भरा होता है, इसको लिया। ठीक है, काउटर पौधे के लिए उपयुक्त माध्यम तैयार करते हैं। अब माध्यम तैयार कैसे नहीं, इन पात्रों में खनिज पोषणों का बिलियन भर देंगे। ठीक है, और बिलियन पात्र के ऊपरी भाग को उपयुक्त युक्ति द्वारा क्या कर देंगे, ढक देंगे, जिससे कि वातावरण से जो अशुद्धियां हैं वो इनमें मिले नहीं। ठीक है, अब क्या किया, चूंकि सिलिका को विस्तृत रूप में प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि अन्य पदार्थों से मिले हुए रहते हैं। ठीक है, फिर भी रासायनिक क्रियाओं से इन बलुई पदार्थों को काफी हद तक हम स्वच्छ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन के लिए इन्होंने 3 प्रकार के तरीकों से इसमें अपनाई भी थी कि भाई ये संवर्धन माध्यम कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, पहला नंबर 1 है पात्र की सतह पर डाल दिया संवर्धन माध्यम। ये पात्र ले लिया, सतह पर डाल दिया, सतह पर डाल दिया संवर्धन माध्यम। दूसरे में जो है इन्होंने टपका विधि, क्या किया, सतह पर छिड़काव कर दिया, सतह पर छिड़काव, बूंद बूंद करके क्या कर दिया, छिड़काव के माध्यम से उन्होंने क्या किया, संवर्धन माध्यम को उपयोग करवाया। तीसरे में जो है पात्र की नीचे की सतह से बिलियन को ऊपर की ओर, पात्र के नीचे की सतह से यहां से बिलियन को ऊपर की ओर दाब के द्वारा इन्होंने संवर्धन माध्यम को प्रवेश करवाया। 3 विधियों के द्वारा जो इन्होंने प्रवेश करवाया। ठीक है, अब क्या किया, तीनों ही विधि में वही कर लिया, न्यूनीकृत पादप ले के बिलियन बना लिए, इसी में एक में सभी संवर्धन माध्यम ले लिए, सभी पोषक तत्व उपस्थित थे, दूसरे में इसकी कमी थी, तीसरे में के की कमी थी, चौथे में सल्फर की कमी थी। इस प्रकार से इन्होंने लेकर के और वही प्रक्रिया अपनाई और बार बार में संवर्धन माध्यम देते रहे, इसको पोषक बिलियन देते रहे और जो है देखा कि पादपों में कौन सी, उसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न या क्या कमी हुई है। इस प्रकार से इन्होंने देखा। इसमें कमी क्या रही भाई कि पादप में पौधों को विभिन्न खनिजों की मात्रा जो है मूल बिलियन उपस्थिति इसकी उपस्थिति से भिन्न होती है। ठीक है, मूल अपन देखा कि जो बिलियन संवर्धन माध्यम में था उससे इसमें भिन्न प्रकार की होती है। इसमें पीएच को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि मृदा मिली हुई है, तो पीएच को क्या नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने आज हमारा संवर्धन माध्यम के आधार पर 2 प्रकार का माध्यम होता है, जल संवर्धन माध्यम और दूसरा है आपका बालू संवर्धन माध्यम। ठीक है, एक संतुलित पोषक बिलियन किसे कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका संतुलित पोषक बिलियन। संतुलित पोषक बिलियन, संतुलित पोषक बिलियन किसे कहते हैं, ऐसा बिलियन जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिले हों, जिसमें सभी
सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिले हों, ठीक है। अर्थात पोषक जो है वो सभी कैसे हो, संतुलित मात्रा में हो। इसको हम जो है सामान्य विलयन या संतुलित पोषक विलयन कहते हैं, जिसमें सभी तत्व जो होते हैं वो संतुलित मात्रा में मिले हुए होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन आवश्यक तत्वों के कार्य क्या क्या है, सी का कार्य क्या है, एस का क्या है, ओ का क्या है, एन का क्या है, ठीक है। इनको पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।